सर्वेभ्यो जय जिनेंद्र और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण और उच्चारण स्थान। देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक छोटी वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, और इसमें हम जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं इनका हम पहले वर्गीकरण करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझेंगे। इसके बाद हम एक बेसिक जानकारी के साथ में आज की कक्षा को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि स्वर और व्यंजन के बारे में अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण हैं। वो कैसे? जैसे कि यदि आप सामान्य कोई शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हों तो वहाँ पाणिनीय संस्कृत जो है उससे बात की जाती है, तो वहाँ पर स्वर और व्यंजन की गणना अलग होती है। लेकिन यदि आप नेट इत्यादि की परीक्षा दे रहे होंगे तो वहाँ पर पाणिनीय शिक्षा, ये एक चैप्टर होता है, पाणिनीय शिक्षा एक पुस्तक है, तो उसके अनुसार स्वर और व्यंजनों की गणना होती है। तो दोनों के हिसाब से अलग अलग पढ़ना होता है। कई बार ये गिनती मिक्स भी हो जाती है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से स्वर और व्यंजन की गिनती अलग प्रकार से है और सामान्य संस्कृत की अपेक्षा से अलग प्रकार से है। तो हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सामान्य संस्कृत के हिसाब से या पाणिनीय व्याकरण जो 14 माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े हैं उनके हिसाब से ही हम गणना कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि स्वर मतलब अच, जब हम 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर 4 सूत्रों में शुरू के 4 सूत्र जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अयोण, ऋलिक, एओंग और अयोच, ये जो 4 सूत्र होते हैं इनमें स्वरों की गणना है। ठीक। और बाकी जो 10 सूत्र बचते हैं 11 से लेकर के और 14 तक, उनमें व्यंजनों की गणना है। ये ध्यान रखना है। 14 माहेश्वरी सूत्र में शुरू के 4 में स्वर हैं और बाकी जो 10 बचे उनमें 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना है। अब जो 4 सूत्र हैं उनमें कितने स्वर बताए हैं, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर 9 स्वर की ही गणना की गई थी, हमने बताया भी था। ठीक है, मूल 9 स्वर, लेकिन उसमें 9 स्वर कौन कौन से थे? वो थे आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ और औ, है ना, ये थे। इनको ए, ओ, आई, औ इस प्रकार से सूत्र में लिखा है, हमने सीधे लिख दिया है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इन 4 वर्णों की दीर्घ भी बना दिए हमने, आ, ई, उ और री का दीर्घ। ठीक। तो 9 ये और 4 ये 9, 4, 13 स्वर टोटल हो जाते हैं। ली का दीर्घ होता नहीं है और बाकी ये चारों अपने आप में ही दीर्घ होते हैं। ठीक है, इनका कोई ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व और दीर्घ सिर्फ इनमें होते हैं, और ली हमेशा ह्रस्व होता है और ये हमेशा दीर्घ होते हैं। तो ये अपन को पहले समझना है। ठीक है, तो ये 13 स्वर हैं टोटल, और व्यंजन कितने हैं? 33 हमने बताए थे। ठीक, यहाँ तक हमने बताया था। अब में इन 33 व्यंजनों के अंदर 4 अंतस्थ स्वर होते हैं जिसको यण कहते हैं। यण प्रत्याहार से हम गिनते हैं। यण प्रत्याहार कहाँ आता है? हा, या, वा, रा, ट और लण। यहाँ पे टा और णा कट जाता है तो हा, या, वा, रा, ला ये बचता है, और हा की गिनती करना नहीं है यण प्रत्याहार में, तो या, वा, रा, ला, ये 4 व्यंजन जो हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है, और जो 4 होते हैं ऊष्म वर्ण जिनको शल कहते हैं। शल कहाँ बनता है? शल बनता है श, श, सर और अंतिम सूत्र होता है हल। तो शल, इस प्रत्याहार से 4 ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से? ये अंतिम इत संज्ञा होके कट जाएंगे, स, श, स और हा, ये 4 वर्ण होंगे जो ऊष्म कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास
स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं। इसके अलावा 14 माहेश्वरी सूत्र में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक और शब्द आता है, वो आता है अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। अयोगवाह कौन है, कितने हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना करके उसमें चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना भी है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अयोगवाह बताते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्वर, व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म, ये 8 अलग नहीं है, ये 8 इसी 33 के अंदर से ही निकले हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये 8 जो हैं इसी के अंदर हैं, है ना। लेकिन बस वो 33 में से जो 8 हैं इनका नाम अंतस्थ और ऊष्म होता है, और बाकी जो बचे 25 कौन से होते हैं? 25 होते हैं का, चा, टा, ता और पा। ये 5 वर्ग के जो 5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, गा, अंगा, चा, 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 ज्या, टा, टा, ता, ता, ना, प, फ, ब, म, ये जो 5 वर्ण होते हैं 25, ये कहलाते हैं कौन से? स्पर्श। ये तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था। तो स्वर होते हैं, जब व्यंजनों की बात आती है ना तो स्पर्श कहा जाता है उनको। ठीक, लेकिन स्पर्श कहने से केवल 25 वर्ण ही आते हैं, और व्यंजन या हल कहने पर 33 आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए व्यंजन को हल कहा जाता है और स्वर को अच कहा जाता है। ठीक, अच्छा, स्पर्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के माँ तक जितने वर्ण हैं वो कौन कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इनको ऊष्म क्यों कहते हैं, ये चर्चा हम तब करेंगे जब हम इनका उच्चारण स्थान बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम इनको सामान्य जानकारी हमने दे दी यहाँ पर। अब आइए इनके उच्चारण के बारे में, जो सामान्य है, जिसको हमें समझना आवश्यक है, और हमारे पढ़ने में उनकी गलतियाँ होती हैं, उनको भी समझना है। हम उच्चारण स्थान आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण हम देख लेते हैं। देखिए, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, आ, ई, ऊ। ठीक, री, ली, ए, पाणिनि के क्रम के अनुसार ओ, आई और औ। अब इनको उच्चरित कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना, क्योंकि आ के उच्चारण में ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग अंतर होता है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। अब कंठ से बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्पर्श के जब वायु सीधे बाहर निकलती है तब वो आ का उच्चारण करती है कंठ से। ठीक है, जो स्पर्श, चलिए बाद ही बताएंगे स्पर्श के बारे में। तो ये आ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और इसका उच्चारण हमें करना होता है आ। ठीक, कहीं कहीं पर ए भी बोलते हैं, ए, लेकिन ए की जगह पर यदि आ बोलें तो ज़्यादा सही है, लेकिन वो स्थानीय सब अपने अनुसार सही मानते हैं, लेकिन आ का उच्चारण आ ही होता है, ना कि ए। ठीक, अब चूँकि आ के 18 भेद होते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे कभी, तो आ के 18 प्रकार से उच्चारण भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ही बता रहे हैं, आ। ठीक, इसी प्रकार से ई, ऊ, और ये है री। अब ये ध्यान रखिए, इस री का उच्चारण भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जिसे हम अभी बोल रहे हैं, एक्चुअली में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं ये री। ठीक है, लेकिन ये तो फिर व्यंजन हो गया, रामई की मात्रा री। तो इसका उच्चारण पहले क्या था, या फिर 2000 साल पहले क्या रहा होगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में इसका उत्तर भारत में री उच्चारण किया जाता है,
और दक्षिण भारत में इसी का उच्चारण किया जाता है रू, इस प्रकार से, या फिर थोड़ा और इससे मिलता जुलता होता है ना। जैसे हम पढ़ेंगे संस्कृत, ठीक, हम पढ़ेंगे संस्कृत, ठीक, और इंग्लिश में भी हम लिखते हैं क्या, SANSKRI और T, ठीक, संस्कृत। लेकिन दक्षिण भारत में इसको बोलेंगे क्या, संस्कृत, या फिर और इससे मिलता जुलता, हमसे भी शायद उतना अच्छा बोलते ना बने तो, लेकिन इसमें अंतर है। लेकिन यदि सही उच्चारण माना जाए तो अपने स्थान के अनुसार दोनों भी सही हैं, लेकिन जो संस्कृतज्ञ हैं वो इसको ज़्यादा सही मानते हैं इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये उच्चारण होता है। दूसरा है लृ। अब लृ का दीर्घ नहीं होता। अब लृ भी एक टाइप से देखा जाए तो ये ला व्यंजन में री स्वर यदि मिला दिया जाए तो वही हो जाता है। तो ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ये तो व्यंजन ही हो गया, ला में री जोड़ दिया जाए तो यही बनेगा, तो फिर अलग से इसका उच्चारण किया, तो इसका भी कोई पता नहीं है कि कैसा क्या उच्चारण होता है। अब पहले क्या रहा होगा इसका भी कोई पता नहीं, हमने भी नहीं अभी तक सुना है इसका सही उच्चारण। अब आते हैं आगे अपन इन 4 वर्णों के बारे में, ठीक, ए ओ आई औ। अब इनका उच्चारण तो एक समान ही है, ए का उच्चारण ए और इसका उच्चारण ओ, लेकिन इसके उच्चारण में क्या है देखना अपन को। जो संस्कृत में सही उच्चारण किया जाता है वो किया जाता है आ और ई, इन दोनों को जब हम एक साथ बोलेंगे तब इस मुंह से निकलेगा आई, क्या निकलेगा, आई, तो ये होगा। और इसका उच्चारण होता है आ के साथ में जब हम ऊ का साथ बोलेंगे तो हो जाता है अब। और अभी तक जो संस्कृतज्ञ हैं, जो बड़े बड़े संस्कृताचार्य हैं और जो जिनकी संस्कृत शुद्ध मानी जाती है, वो इनका उच्चारण इसी प्रकार से करते हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अंतर आता है कहीं कहीं पर, जैसे कि हमने पढ़ा वैयावृत्ति, तो यहाँ पर तो आई बिल्कुल सही बोला जा रहा है, वैयावृत्ति, ठीक है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं है तो फिर हई नहीं बोलते इसको, कायदे से इसको क्या होना चाहिए था, हई, लेकिन बोला जाता है। इसका मतलब है कि हिंदी में और संस्कृत में, इन दोनों में भी उच्चारण में थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये भी समझने की बात है कि एक ही स्वर है लेकिन फिर भी अलग अलग उच्चारित किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर समाप्त हुई कि इसका उच्चारण हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दें, जो आज आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे, वो देंगे हम स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के लिए। जो 25 व्यंजन हैं हमारे 5 वर्ग के, उनके लिए है, बाकी व्यंजनों के उच्चारण और स्वरों के उच्चारण के लिए हमें अलग अलग से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम सामने उच्चारण करके भी आपको बताएंगे अगली वीडियो में, और सारे सूत्रों को लेकर के पाणिनि के अनुसार कि किसको कैसे उच्चारित करना है और उसको याद रखने का क्या तरीका होगा, वो भी हम अगले क्लास में हम बताएंगे। अभी हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी वर्ण होता है उसको 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो उसका उच्चारण स्थान देखा जाता है, फिर उच्चारण करने का प्रयत्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर उसका प्राण अर्थात अल्प प्राण है कि महाप्राण है ये देखा जाता है, और फिर घोष और अघोष देखा जाता है। और जिस स्थान से वह उच्चारित होता है वह कहलाता है उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। लेकिन उच्चारण स्थान होने के बाद कोई अलग से जब उसमें प्रयत्न होता है उसके परिवर्तन में, तो उसका एक प्रयत्न हो जाता है, ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। और जब
किसी वर्ण के उच्चारण में जब ज़्यादा बल लगाया जाए या फिर ज़्यादा हवा बाहर निकाली जाए अंदर से, तो वो हो जाता है महाप्राण। इसको भी हम आगे अलग अलग से बताएंगे। और जिनमें कम वायु बाहर निकाली जाए, अर्थात सामान्य तरीके से बोले जाए, तो वो होता है अल्प प्राण। ठीक, ये हो जाता है। उसी प्रकार से घोष में क्या होता है? घोष होता है जब उच्चारण करते साथ हमारे स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। स्वर तंत्री जो होती हैं अंदर हमारे, वो क्या होने लगती हैं? कंपन होने लगती हैं, तब वो घोष होता है। और जब कंपन ना हो जिन वर्णों के उच्चारण में, तो वो अघोष होते हैं। ये हमने आपको आज परिभाषा बताई कि उच्चारण स्थान सबके अलग अलग होंगे, प्रयत्न अलग अलग होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण ये भी अलग अलग होते हैं, घोष और अघोष ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये भी हम समझेंगे। इसको हमें क्रम से समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। एक साथ समझेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम आपको का, चा, टा, ता और पा, सबसे पहले तो इन 5 वर्गों को याद रख लेना चाहिए हमें। जब 13 स्वरों के बाद इन 5 वर्गों का ही नंबर आता है। ठीक है, और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, हमने पिछली कक्षा में बताया था। तो कुल मिलाकर के 25 होते हैं। और इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। और वो है, एक सूत्र आप याद रख लीजिए, का, त, मु, दा, ओ। आप एक साथ इसको पढ़ लीजिए, कतमु दओ। यदि ये याद हो गया तो आपको इनके उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। क्या? कतमु दओ। ठीक, कतमु दओ कैसे? जो का वर्ग है इसका का, और च वर्ग के लिए ता, ट वर्ग के लिए मु, और त वर्ग के लिए दा, और प वर्ग के लिए ओ। कतमु दओ। अब ये सूत्र याद रहेंगे और आपको ये 5 वर्ग याद रखेंगे। ठीक, ये वर्ग हैं, ये उच्चारण स्थान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनसे हम उच्चारण स्थान कैसे पता होगा हमें। तो सबसे पहले तो अपन को उच्चारण स्थान याद होना चाहिए कि उच्चारण स्थान होते कौन कौन से हैं। तो उच्चारण स्थान अपने होते हैं, पहला होता है कंठ। ठीक, जो हमारे गले में होता है। फिर होता है तालु, इसको भी हम बताएंगे जब हम उच्चारण करके बताएंगे सारे उन अक्षरों का। तालु अभी हम बता दे रहे हैं। तालु होता है हमारे दांतों के ऊपर जो कठोर हिस्सा होता है, वो तालु कहलाता है। फिर होता है मूर्धा। ठीक, मूर्धा जो कठोर हिस्सा है दांतों के ऊपर, उससे भी ऊपर जो कोमल हिस्सा होता है वो कहलाता है मूर्धा। फिर है दंत। तो जो दांत हैं, तो दांत में भी कहाँ, दांत की जो जड़ होती है ना, अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं, अंदर की, जहाँ से जीभ टच होती है, तो अंदर की तरफ से जो दांत का जड़ होती है वो हिस्सा पूरा दंत कहलाता है इस पर। और फिर एक बचा कौन सा, ओष्ठ, मतलब दोनों ओंठ हमारे, ये भी उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और पर वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसको हमें एक लाइन में याद रखना है, तो आप याद रख लीजिए, कतमु दओ। का से कंठ, ता से तालु, मु से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक, तो 5 वर्गों में क्रम से हम इसको घटित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे डिटेल में और हम बताएंगे इसके लिए किस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, इसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। तो चलिए आज की सब यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।